नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग से संबंधित प्रश्नों का सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले वाले वीडियो के माध्यम से संख्याओं की श्रृंखला से संबंधित रीजनिंग वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन करना सीख चुका था। अब मैं आप सभी को रीजनिंग से संबंधित कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों का सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा जो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है वो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा। हम लोग पहले प्रश्न को अच्छे से समझकर सोल्व करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहले नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है, यदि दर्पण शब्द के दाईं ओर रखा गया है तो दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब चुनें। दोस्तों देखिए, यहाँ पर यह एक शब्द है और इस शब्द के दाईं ओर एक समतल दर्पण रखा गया है। आप सभी को बताना है कि जब इस दर्पण में इस शब्द का प्रतिबिंब बनेगा तो वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि दर्पण के लिए हमारा बायां हाथ दायां हो जाता है और दायां हाथ बायां हो जाता है। साथ ही अगर हम बात करें वर्ड्स के अक्षरों का, तो दोस्तों वर्ड्स के जो अक्षर होते हैं वो दर्पण के लिए उल्टे फॉर्म में हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हमें इस शब्द का दर्पण के लिए प्रतिबिंब बताना है तो सबसे पहले हमें इस संपूर्ण अक्षर को उल्टा करना होगा। पहले तो हमें इनके क्रम को उल्टा करना होगा और उसके बाद जब ये अक्षर यहाँ पर सीधे रूप में देखे जा रहे हैं तो हम लोग इन अक्षरों को उल्टे रूप में व्यवस्थित कर देंगे। अगर हम ऐसा स्वरूप यहाँ पर स्थापित कर देते हैं तो हमें दर्पण में बनने वाला इस शब्द का प्रतिबिंब मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आप सभी को अभी बताया कि दर्पण के लिए हमारा बायां हाथ दायां हो जाता है और दायां हाथ बायां हो जाता है। तो दोस्तों, इस शब्द के प्रतिबिंब के लिए बी के स्थान पर 2 आ जाएगा और 2 के स्थान पर बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि B के स्थान पर 2 को लिखते हैं। ठीक है, लेकिन किस फॉर्म में, तो उल्टे फॉर्म में। दोस्तों देखिए, हमें 2 को ऐसे लिखे हैं सीधे फॉर्म में, तो उल्टे फॉर्म में 2 कैसे लिखाएगा, उल्टे फॉर्म में 2 ऐसे लिखाएगा। आप ऐसे लिखो ना, ऐसे 2 को ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे। ठीक है, अगर हम 2 को ऐसे लिखेंगे तो इसका उल्टा जो स्वरूप होगा वो ऐसे हो जाएगा, होगा ना। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर 6 का, के स्थान पर 6 आएगा। दोस्तों 6 को उल्टे फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए, इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर P कैसा है, यहाँ पर P सीधे फॉर्म में है। इसका उल्टा फॉर्म क्या होगा दोस्तों, इसका उल्टा फॉर्म इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो हमें उल्टा ही फॉर्म लिखना है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस रूप में P को। ठीक है, हमने लिख दिया। अब देखिए, यहाँ पर के स्थान पर 6 आ चुका है और 5 के स्थान पर P आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों 0 है कि वो है, जो है दोस्तों यही यहाँ पर उतर जाएगा। इसका उल्टा कीजिए चाहे सीधा कीजिए, दोस्तों इसका स्वरूप वैसा ही रहेगा, इसके स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओ हो चुका है। अब हम किसको लेकर चले, यहाँ पर आर के स्थान पर। दोस्तों
सब सही है ना। 2 हुआ, 6 हुआ, P हुआ और उसके बाद P के बाद R ना होगा, P के बाद R होगा, यहाँ पर R होगा। तो दोस्तों R है इस रूप में, तो इसका जो उल्टा रूप होगा वो हो जाएगा इस रूप में। तो हम ऐसे लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद O है तो O को यहाँ पर ऐसे ही रख देंगे। मैंने बताया O का उल्टा या सीधा क्या होता है, एक ही समान होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है, 5 है। 5 का उल्टा क्या हो सकता है दोस्तों, 5 का उल्टा इस प्रकार से हो सकता है, बताइए इस प्रकार से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद K है, K को ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद B है तो B को ऐसे लिख सकते हैं। दोस्तों इस दर्पण में इस शब्द का जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब इसी रूप में बनेगा। आप लोग ऑप्शन के माध्यम से मिला लीजिए कि किस ऑप्शन में यह शब्द मैच कर रहा है। जिस किसी भी ऑप्शन में यह शब्द मैच करेगा उसी ऑप्शन को हम लोग इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन मान लेंगे, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है उसमें जानते हैं R सही नहीं है, तो हमें पहले नंबर ऑप्शन को नहीं लेंगे। दूसरे ऑप्शन में 5 को उल्टा होना चाहिए था, लेकिन दूसरे ऑप्शन में 5 सीधा है, दूसरे ऑप्शन को भी नहीं लेंगे। तीसरे ऑप्शन में B उल्टा, K उल्टा और उसके बाद 5 उल्टा, O उल्टा, R उल्टा, फिर P उल्टा और उसके बाद 6 उल्टा, 2 उल्टा। ऑप्शन नंबर C ही इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग उसी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो आप लोगों के सामने आ रहा होगा। आप लोग अगले नंबर प्रश्न को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें हमें क्या करना है, ठीक है। देखिए आपने संख्याओं की श्रृंखला से संबंधित जो भी प्रश्नों को सोल्व किया है वे सारे के सारे प्रश्न इन सभी प्रश्नों से फास्ट थे, काफी दोस्तों हार्ड थे। लेकिन ये जो प्रश्न है वो संख्याओं की श्रृंखला से उतना ज्यादा फास्ट नहीं है जितना कि वे सभी प्रश्न थे, ठीक है। दोस्तों देखिए इसमें बताया जा रहा है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। दोस्तों हमारे पास समीकरण दिया हुआ है इस रूप में 14 + 4 भागे 5 और उसके बाद है -18 × 2 = 25। दोस्तों सबसे पहले हम पहले नंबर ऑप्शन को लेकर चलते हैं। पहले नंबर ऑप्शन में आने वाला चिन्ह भागा और प्लस है। कहने का मतलब यह हुआ कि प्लस के स्थान पर भाग आ जाएगा और भाग के स्थान पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों हमें इसे बिल्कुल भी सोल्व नहीं करना है, हमें इसी को सोल्व करके 25 के बराबर लाना है, ठीक है। आइए करते हैं, लिखेंगे 14 प्लस के स्थान पर भागा हो जाएगा, 4 भागा के स्थान पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, -18 × 2 = 25, ठीक है। दोस्तों हमें बिल्कुल भी यहाँ पर 25 के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। साथ ही अगर हम इनका सॉल्यूशन करना चाहें तो इनके सॉल्यूशन के लिए हमें बोडमस की आवश्यकता पड़ेगी। बोडमस के आधार पर ही हम इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को रीजनिंग से संबंधित प्रश्नों को अच्छी तरीके से सोल्व करना है तो इसके लिए आप लोगों को अपना बेसिक मजबूत रखना होगा। हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो सब्जेक्ट मैथ हो, चाहे वो सब्जेक्ट साइंस हो, चाहे वो सब्जेक्ट इंग्लिश या फिर इंग्लिश ग्रामर हो, ठीक है। अगर आप लोग दोस्तों अपने
सब्जेक्ट में आने वाले जो बेसिक जानकारियां हैं उन्हें अच्छी तरीके से कंप्लीट रखते हैं तो आप लोग रीजनिंग से संबंधित प्रश्नों को सोल्व करने में कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर हमें 14 में 4 से भाग दें तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा जब भाग नहीं जाएगा तो हमें पूर्ण संख्या के रूप में 25 नहीं मिलेगा। इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को लेकर नहीं चलेंगे, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो दोस्तों गलत है। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है उसे लेकर चलते हैं। अगले नंबर ऑप्शन में गुना और प्लस है। ठीक है, यानी कि गुना के स्थान पर प्लस हो जाएगा, गुना के स्थान पर प्लस हो जाएगा और प्लस के स्थान पर गुना हो जाएगा। ठीक है, सोल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 14 में अगर हम 4 से भाग दें तो 7/2 मिल जाएगा। ठीक है, और फिर गुना में हो जाएगा 5 माइनस 18 प्लस 2। देखिए, अगर हमें 7/2 को 5 से गुणा करें तो हमें मिलेगा 7×5 35 बटा में 2 माइनस 18 प्लस 2 माइनस 16 मिलेगा। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पर लसन निकालना चाहें तो हमें मिल जाएगा 16 दूनी 32, 35 में से 32 जाएगा तो दोस्तों बचेगा 3/2। आना चाहिए 25, आ रहा है कितना 3/2। ठीक है, हम लोग दूसरे नंबर ऑप्शन को लेकर नहीं चलेंगे, तीसरे नंबर ऑप्शन में देखते हैं गुना और माइनस से। गुना और माइनस से यानी कि गुना और माइनस कहने का मतलब यह हुआ कि गुना के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर गुना। सब सही है ना? यहाँ पर दोस्तों अरे है ना, मेन है, इसको हटाइए ना, इसको हटा दीजिए। हाई मेन है 14 प्लस 4 भागे 5 माइनस के स्थान पर गुना और गुना के स्थान पर माइनस। ठीक है, सोल्व करते हैं। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 14 प्लस 4/5 गुना 18 माइनस 2 कटेगा। 4/5 को कटाएंगे तो अपूर्ण मान मिलेगा। दोस्तों यह भी दोस्तों नहीं आएगा, गलत आ रहा है। यहाँ पर अगर गुना करेंगे तो 14×5 70 नहीं आएगा, 25 छोड़ दीजिए, 25 नहीं आएगा। डी देखिए तो डी लिखेंगे तो 14 और क्या चीज है डी में भागा और उसके बाद में है गुना। ठीक है, प्लस 14 + 4 भाग के स्थान पर गुना, फिर 5 माइनस 18 गुना के स्थान पर भाग और बराबर। ठीक है, सब सही है, सोल्व कीजिए। 14 + 4 × 5 20 माइनस यहाँ पर 18 2 से कट जाएगा तो बचेगा 9। ठीक है, 20 में से 9 जाएगा तो बचेगा 11। 14 11 14 1 15 10 25। ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने समझ पाया कि कैसे हमने इस प्रश्न का सॉल्यूशन किया। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न है वो आप लोगों के सामने आ रहा होगा। आप लोग फटाफट प्रश्न को पढ़िए और समझिए कि इसे किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक मैंने रीजनिंग से संबंधित जो भी प्रश्न लिया हुआ है ये सारे प्रश्न काफ़ी इजी थे, उतना भी फास्ट नहीं थे जितना कि फास्ट होना चाहिए था। अगले नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम चुनें। दोस्तों 4 गो में से 3 गो समान है, यानी कि एक ही समुच्चय है, लेकिन जो चौथा दोस्तों संख्या है वह उस समुच्चय का सदस्य नहीं है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि ऐसे वो कौन से 3 संख्या हैं जो कि एक ही समुच्चय में आ रहे हैं?
तो दोस्तों इसके लिए हमें संख्याओं के स्वरूप को समझना होगा। ठीक है, देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में है 130 और बी में है 60, उसके बाद सी में है 52 और फिर चौथे ऑप्शन में 78 है। ठीक है दोस्तों, हमें सबसे पहले इन संख्याओं के स्वरूप को समझना होगा, तभी जाकर हम बता सकते हैं कि इन संख्याओं में वे कौन सी 3 संख्या हैं जो निश्चित तरीके से समान है और चौथा संख्या इन तीनों संख्याओं से अलग है। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें 2 से विभाज्यता का, तो ये चारों संख्याएं ही 2 से विभाज्य है, इसलिए हम लोग 2 से विभाज्य वाला जो नियम है उसे लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, अगर हम अंकों को ऐड करें तो दोस्तों 130 के अंकों को ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, 60 के अंकों को ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, 52 के अंकों को ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा और 78 के अंकों को ऐड करेंगे तो 15 मिलेगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 15 है। दोस्तों यहाँ पर अलग अलग स्वरूप प्रकट हो रहा है, इसलिए हम लोग इस नियम को भी लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, कोई और नियम दोस्तों यहाँ पर अपनाते हैं। देखिए 130 है ना, जो 130 है वो क्या 13 के पहाड़ा में आ सकता है? 13 के टेबल में 130 है दोस्तों, एकदम है। अगर हमें 13 का दहा कर दें तो हमें 130 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 60 जो है वो दोस्तों 13 के टेबल में है, 13 के टेबल में 60 है नहीं है। 52 13 के टेबल में है तो है 13 चौके 52। 78 13 के टेबल में है तो दोस्तों एकदम है 13 छके 78, लेकिन 60 नहीं है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इन चारों संख्याओं में जो 130 52 और 78 वाली संख्याएं हैं ये तीनों निश्चित तरीके से एक समान है, लेकिन 60 वाला जो संख्या है वो इन तीनों संख्याओं से अलग है। इसलिए जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन? तो 60 है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से बस समझने की कोशिश करना है हम लोगों को। ठीक है दोस्तों, अगले नंबर प्रश्न में an बराबर 14 है और कैट बराबर 60 है। an बराबर हमें 14 दिया है और कैट बराबर 60 दिया हुआ है। बताना है कि वेग बराबर कितना होगा, यही बताना है। ठीक है, बस सिंपल है, कुछ नहीं करना है। दोस्तों अल्फाबेट में ए लेटर का जो स्थान है वो कितने नंबर पर है? तो दोस्तों 1 नंबर पर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए, ए को लिखेंगे 1 के रूप में और n को लिखेंगे 14 के रूप में। अगर हम 14 को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें 14 मिल सकता है? बताइए, गिन कर देख लीजिए। n जो है वो 14वां स्थान पर ही आएगा अल्फाबेट में। A B C D E F G H I J K L M N आया ना 14वां स्थान पर, इसलिए 14 को 1 से गुना करेंगे तो 14 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों अल्फाबेट में सी का स्थान है 3 नंबर पर, ए का स्थान है 1 नंबर पर और टी का जो स्थान है वो कितने नंबर पर है वो तो गिनना पड़ेगा। तो गिनिए मत, 3 कम 3, 3 को किससे गुना करें कि 60 मिल जाए? 20 से। 3 कम 3 और 20 60 है, यानी कि अल्फाबेट में
टी का स्थान 20 नंबर पर है, तभी जाकर कैट बराबर 60 मिला हुआ है। ऐसा ही काम आप लोगों को यहाँ पर भी करना है। हम लोगों ने समझ पाया कि जो एन वर्ड है और जो कैट वर्ड है वे दोनों इस पैटर्न के आधार पर व्यवस्थित हैं, इसलिए हम लोग वेग को भी इन दोनों में आने वाला जो पैटर्न है उसी के आधार पर व्यवस्थित करेंगे, तो इस प्रकार से हमें वेग का मान प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों वेग में जो b है वो कितने नंबर पर है, तो 2 नंबर पर है। e जो है वो कितने नंबर पर है, तो 5 नंबर पर है। a b c d e 5 नंबर पर है। g देख लेते हैं, a b c d एफ है जी 7वां नंबर पर जी आएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तीनों संख्याओं का, 2 5 10 10 7 70, यानी कि वेग बराबर हो जाएगा 70। ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने इस प्रश्न का सॉल्यूशन किया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न है उसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों अगले नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले हम श्रृंखला यहाँ पर उतार लेते हैं संख्याओं का। ठीक है, देखिए पहले 1 है, उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 16 है, फिर उसके बाद 64 है और उसके बाद डॉट डॉट है, यानी कि 64 के बाद कौन सी संख्या आएगी यही आप लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 2 क्रमागत पदों के अंतर को लेकर चलते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। 2 क्रमागत पदों के अंतर को लेकर चलेंगे, जो अंतर निकल कर आएगा उनके स्वरूप को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वहां से हमें पैटर्न मिल जाएगा कि ये संख्याएं अपने क्रमागत रूप से किस पैटर्न के आधार पर व्यवस्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर हमें घटाएंगे तो क्या मिलेगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा पद है 4, पहला पद है 1, तो घटाएंगे, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। सही है ना भैया, सब 1 4 4 16, हाँ सब सही है, सारा सही है। फिर यहाँ पर 16 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 12, 12 4 16। आप फिर 64 में से 16 को घटाएंगे तो बचेगा 48, 48 10 58, 58 2 60 4 64। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 48 है। दोस्तों कोई स्वरूप यहाँ पर स्थापित नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, आप लोग इसे लेकर मत चलिए। यहाँ पर सही नहीं आ रहा है, 4 में से गया 3, फिर 4 में 4 गया 0, सही यहाँ पर ये दोस्तों जो स्वरूप है ना वो प्रकट नहीं हो रहा है, 0 हो जा रहा है। हाँ, मैं 1 में किस संख्या से गुना करें जिससे कि 4 मिल जाए, 4 एकम 4। ठीक है, फिर 4 में किस संख्या से गुना करें कि 4 मिल जाए, तो 1 से, तो यहाँ पर 4 मिल जाएगा। फिर 16 में किस संख्या से गुना करें कि 64 मिल जाए, नहीं 4 में किस संख्या से गुना करें कि 16 मिल जाए, तो 4, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। यह भी दोस्तों पैटर्न सही नहीं है, देख सकते हैं यह भी पैटर्न सही नहीं है, इस पैटर्न को लेकर नहीं चलेंगे, कोई और पैटर्न दोस्तों यहाँ पर अपनाएंगे जिससे कि हमें मान प्राप्त हो सके। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि 1 के बाद 4 है और फिर 4 के बाद 4 है और फिर 4 के बाद 16 है और 16 के बाद 64 है। दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा पद 4 है वो कैसे आया होगा बताइए, तो यहाँ पर जो तीसरा पद 4 है वो दोस्तों पहले पद 1 के और दूसरे पद 4 को गुना करने से आया होगा। 4 एकम 4,
ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछे कि जो चौथा पद 16 है वो कैसे आया हुआ है, तो दोस्तों अगर हम दूसरा पद 4 और तीसरा पद 4 को आपस में मल्टीप्लाई करते तो 16 मिल जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि जो पांचवा पद 64 है वो कैसे आया हुआ है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम तीसरे पद 4 और चौथे पद 16 को गुना कर दें तो हमें 64 मिल जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों को 64 के बाद की संख्या का पता लगाने के लिए इसके पीछे के दो क्रमागत पदों का गुणा करना होगा। आप देख सकते हैं कि अज्ञात संख्या के पीछे दो क्रमागत जो पद हैं वो 64 और 16 हैं। तो हम क्या करते हैं कि 64 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो दोस्तों 64 के बाद का जो संख्या आएगा वो 64 में 16 से गुना करने के बाद ही ना आएगा। बताइए, गुना करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 64 को 16 से गुना करेंगे तो 6 24 के 4 हाथ से लगा 2 6 36 36 2 38 है। 64 एकम 64, 4 8 4 12 2 से लगाएगा 6 3 9 10 1024 1024 ही राइट आंसर होगा। 64 के बाद आने वाला जो सही संख्या होगा वो 1024 होगा। आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है यही दोस्तों सही होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर, यानी कि 15 नंबर प्रश्न पर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दोस्तों दूसरा पद MROFER पहले पद रिफॉर्म से जिस प्रकार से संबंधित है, ठीक है, इसी प्रकार से जो चौथा पद है अर्थात जो अज्ञात पद है वो तीसरे पद एक्शन से संबंधित है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि दूसरे पद में आने वाले अंग्रेजी के जो लेटर हैं ये लेटर रिफॉर्म में आने वाले ही लेटर हैं। देखिए, आर है तो यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर ई है तो यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम है। बस अंतर यह है कि यहाँ पर रिफॉर्म में आने वाले लेटर सीधे क्रम में व्यवस्थित हैं और इस शब्द में आने वाले जो लेटर हैं वो रिफॉर्म में आने वाले लेटर के उल्टे क्रम में व्यवस्थित हैं। ठीक है, बस यही स्वरूप है इन दोनों शब्दों के बीच। देख सकते हैं एम के बाद आर है, आर के बाद ओ है, ओ के बाद एफ है, एफ के बाद ई है, ई के बाद आर है। यहाँ पर भी देख सकते हैं एम के बाद आर है, आर के बाद ओ है, ओ के बाद एफ है, एफ के बाद ई है, ई के बाद आर है। तो दोस्तों जब हम यहाँ पर एक्शन लिखेंगे ना ACTION तो हम इसका भी उल्टा कर देंगे। ठीक है, उल्टा करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो जो लेटर होंगे एक्शन में आने वाले ये दोस्तों उल्टे क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं इस तरीके से एन फिर ओ फिर आई फिर टी फिर सी और उसके बाद ए, यानी कि हो जाएगा NOITCA। मिलाइए तो किस ऑप्शन में होगा, NOITCA ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, NOITCA। सही है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों आया हुआ है फिगर, और फिगर को ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न में बताया जा रहा है दी गई आकृति की दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को आकृति के दाईं ओर लंबवत रखा जाता है। ठीक है, देखिए एक दर्पण है जो कि लंबवत रूप से रखा गया है। यह दर्पण कैसा है, यह दर्पण समतल है, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। आकृति कैसा है दोस्तों, आकृति इस प्रकार से है,
यहाँ पर बराबर है, फिर यहाँ पर तीर का निशान है, फिर यहाँ पर ऐसे है, फिर यहाँ पर वृत्ताकार को दोस्तों यहाँ पर आकृति है और यहाँ पर फिर क्रॉस है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया है कि दर्पण के लिए हमारा बायां हाथ दायां हो जाता है और दायां हाथ बायां हो जाता है। तो दोस्तों अगर हमें इस आकृति का दर्पण में प्रतिबिंब उतारना है तो उस स्थिति में इसकी जो आकृति होगी वो दोस्तों उल्टा हो जाएगी। ठीक है, देखिए ऐसी है ना, इस तरफ है तो हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, बराबर हो जाएगा इस तरफ, ओ है तो वही हो जाएगा, ये तीर का निशान हो जाएगा इस तरफ है और क्रॉस है तो क्रॉस यहाँ पर उतार लेंगे। ऐसा ही तो आएगा। ये दोस्तों दायां है और ये बायां है, बायां चला गया दायां की ओर और दायां चला गया बायां की ओर। आप इसका उल्टा कीजिए या सीधा कीजिए, यह दोस्तों इसी रूप में ही रहेगा। चारों ऑप्शन में से दोस्तों मिलाइए कि यह आकृति किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, आप लोग मिलाने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, नहीं। तो फिर किस से मैच कर रहा है भैया? सब तो यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर ए में सी इस तरफ है, बराबर इस तरफ है और तीर का निशान है। हाँ, ये गुना वाला आ जाएगा यहाँ पर, ये गुना वाला यानी क्रॉस मार्क आ जाएगा यहाँ पर और तीर का जो निशान है वो दोस्तों हो जाएगा इस तरफ हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक थोड़ा सा हो गया था, हमने इसको चेंज करना भूल गया था। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो आपके सामने आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं कि अगले नंबर प्रश्न में क्या बताया जा रहा है। अगले नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम चुनें। दोस्तों पहले ऑप्शन में आने वाले जो शब्द हैं वो है LNPRT। ठीक है, उसके बाद है NP फिर RTV, उसके बाद है HJ फिर MOR और उसके बाद है DFHJL। यही 4 गो शब्द है। इन चारों में से 3 गो शब्द हमें चुनना है जो कि एक ही जाति के हैं। ठीक है, और जब हम 3 शब्दों को चुन लेंगे तो चौथा ही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि पहले नंबर ऑप्शन में जो अंग्रेजी के लेटर आए हुए हैं ये सारे के सारे लेटर कॉन्सोनेंट के रूप में है। ऑप्शन नंबर बी में अंग्रेजी के कुल जितने सारे लेटर आए हुए हैं ये सारे के सारे लेटर भी कॉन्सोनेंट के रूप में है। यहाँ पर तीसरे नंबर ऑप्शन में अंग्रेजी के जो लेटर आए हुए हैं इन सभी लेटर्स में जो लेटर ओ है वो दोस्तों बिल्कुल भी कॉन्सोनेंट के रूप में नहीं है। किस रूप में है? तो भावेल के रूप में है। और यहाँ पर चौथे नंबर ऑप्शन में अंग्रेजी के आने वाले समस्त कुल जितने सारे लेटर हैं ये भी अपने कॉन्सोनेंट के रूप में है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी है ये तीनों के तीनों एक ही जाति को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है वो दोस्तों अलग जाति को प्रकट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इस शब्द में जो ओ है वो दोस्तों बिल्कुल भी कॉन्सोनेंट के रूप में नहीं है बल्कि भावेल के रूप में है। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। हो गया सोल्व। बस इसी तरीके से क्या करना है, हमें सोल्व करना है।
अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या बताया जा रहा है, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगले नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित शब्द युग्म में दो शब्द संबंधित है। दोस्तों शब्द युग्म में हमारे पास दिया हुआ है स्तनपायी अनुपात भालू। कहने का मतलब यह हुआ कि जो भालू जानवर है वो स्तनपायी होता है, यानी कि स्तनपायी श्रेणी में भालू आता है। इसी प्रकार से आपको देखना है कि किस कैटेगरी में कौन आएगा, यानी कौन सा शब्द किस जाति से संबंधित है, उसी के आधार पर आप लोगों को सही ऑप्शन बतानी है। दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए का, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं कि पेन और पेंसिल आया हुआ है। पेन और पेंसिल में जमीन आसमान का अंतर है। जब हम पेन से किसी शब्द को लिखेंगे तो उस शब्द को नहीं मिटा सकते बिना व्हाइटनर के, लेकिन अगर हम पेंसिल से किसी शब्द को लिखेंगे तो हम रेजर से इजीली तरीके से मिटा सकते हैं। इसलिए पेन पेंसिल से बिल्कुल भी संबंधित नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि पेन में कई प्रकार के कलर होते हैं, लेकिन पेंसिल में केवल एक ही कलर होता है, वो है भूरा। ठीक है, वैसे तो पेंटिंग की अगर बात की जाए तो पेंटिंग के लिए जो पेंसिल है वो अलग अलग कलर के आता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग सामान्य अर्थ के लिए जो पेंसिल का रंग है वो भूरा ही लेकर चलेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी लेकर चलते हैं। खिलाड़ी अनुपात टीम है। दोस्तों यहाँ पता नहीं चल रहा है कि खिलाड़ी किस टीम का है या फिर टीम कैसा है खिलाड़ी के लिए। ठीक है ना, पता नहीं चल रहा है। अब भैया मान के चलते हैं कि टीम में है क्रिकेट का, तो क्या खिलाड़ी हम घुसा देंगे फुटबॉल का, खिलाड़ी हम घुसा देंगे कबड्डी का, खिलाड़ी हम घुसा देंगे जूडो का? बताइए, नहीं ना। खिलाड़ी और टीम यहाँ पर दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लेकर नहीं चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी में है फल अनुपात आम। दोस्तों आप जानते हैं कि जो आम है वो फल जाति से अपना संबंध रखता है, यानी आम को फल के श्रेणी में रखा जाता है। यही ऑप्शन सही होगा। आम एक फल होता है, यानी कि फल से संबंधित होता है आम, इसलिए सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऐसे ही हमें ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है। अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। ठीक है, देखिए अगले नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है एक निश्चित भाषा में ए एम बी ई उसके बाद डबल जेड फिर एल ई को एम डबल ए बी डबल जेड ई एल के रूप में कोडित किया जाता है। उसी भाषा में मैक्सिमाइज को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा, यही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों जानते हैं हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ई के सामने एम को, एम के सामने ई को, और फिर बी के सामने ई को, और फिर ई के सामने बी को, और दोनों जेड है ना, तो यहाँ पर जेड उतार देंगे। यहाँ पर एल के स्थान पर आ जाएगा ई, और ई के स्थान पर आ जाएगा एल। ठीक है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो हम ऐसे मिला सकते हैं। देखिए ऐसे एम को एम से मिला दिए, ई को ई से मिला दिए, फिर यहाँ पर ई को ई से मिला दिए, बी को बी से मिला दिए, फिर यहाँ पर जे को जे से मिला दिए, सॉरी जेड को जेड से मिला दिए, और यहाँ पर भी जेड को जेड से मिला दिए, और यहाँ पर ई को ई से मिला दिए, और एल को एल से मिला दिए। बस अब तो इस आधार पर हम बता सकते हैं इजी तरीके से कि कौन है भैया, मैक्सिमाइज को किस शब्द के रूप में कोडित किया जा सकता है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर मैक्सिमाइज,
मैक्सी MAXIMI और उसके बाद ZE, ठीक है, किस रूप में कोडित किया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा लेटर M है वो पहले आ चुका है और जो पहले का लेटर E है वो दूसरे स्थान पर आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पर यही काम करेंगे, ठीक है। A को पहले लिखेंगे, फिर M को बाद में, ठीक है, फिर I को पहले लिखेंगे, X को बाद में, फिर I को पहले लिखेंगे और M को बाद में, फिर E को यहाँ पर लिखेंगे और Z को बाद में। देखिए तो मिलाइए, तो इसमें कौन होगा जी, कौन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए सही है? नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है, AMIXIMEZ, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। अरे भैया, जब यहाँ पर क्रॉस रूप में ये लेटर उपस्थित है तो हम भी क्रॉस रूप में क्या करेंगे, यहाँ पर उपस्थित कर देंगे, तो हमारा जो कोडित वाला शब्द होगा वो निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं 20 नंबर प्रश्न में, यानी कि अगले नंबर प्रश्न में। निम्नलिखित शब्द युग्म में उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें दो शब्द संबंधित हैं। उदाहरण के तौर पर आपके पास डॉक्टर के साथ अस्पताल दिया हुआ है, डॉक्टर के साथ अस्पताल दिया हुआ है। दोस्तों इससे आप लोगों को क्या पता चल रहा है बताइए? इससे यह पता चल रहा है कि डॉक्टर का जो स्थान होता है वो अस्पताल में ही होता है, ठीक है। इसी प्रकार से भगवान का जो स्थान होता है वो मंदिर में ही होता है। तो दोस्तों इसी पैटर्न के आधार पर आप लोगों को बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में पर्यवेक्षक के अनुपात अधिकारी है, ठीक है। जो अधिकारी होता है वो दोस्तों कई प्रकार का होता है। कौन सा अधिकारी, पुलिस अधिकारी की वन अधिकारी, कौन सा अधिकारी पता नहीं चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस युग्म को लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन बी का, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में शिक्षक के साथ स्कूल आया हुआ है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से डॉक्टर अस्पताल में मिलते हैं, जिस प्रकार से भगवान मंदिर में मिलते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से टीचर यानी कि शिक्षक स्कूल में ही मिलते हैं। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी के आधार पर आप लोगों को सही ऑप्शन चूज करना है। अब आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न का। दोस्तों अगले नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है निम्नलिखित चार शब्दों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम का पता लगाएं। आपके सामने ऑप्शन होगा दोस्तों, आप लोग ऑप्शन के आधार पर बताइएगा कि कौन से तीन शब्द एक दूसरे के समान है, मतलब एक ही जाति के हैं, और चौथा जो ऑप्शन है वो तीनों ऑप्शन से अलग है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो आप पहला नंबर ऑप्शन देख रहे हैं उसमें जो फॉलो आया हुआ है ना, यहाँ पर जो फॉलो आया हुआ है और इसके साथ जो डिफेक्ट आया हुआ है, इन दोनों शब्दों का उपयोग एक ही अर्थ के लिए किया जाता है। दोस्तों फॉलो और डिफेक्ट इन दोनों का अर्थ दोष ही होता है। दोष के लिए हमें फॉलो भी लगा सकते हैं और डिफेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी में मेंड और रिपेयर है। रिपेयर का अर्थ होता है मरम्मत करना यानी कि सुधार करना। दोस्तों आप रिपेयर के स्थान पर अगर मेंड भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मेंड मतलब भी सुधार ही होता है। दोस्तों आप लोग पैटर्न को पकड़ लिए हैं। पैटर्न कैसा आ रहा है? पैटर्न दोस्तों एक ही अर्थ के लिए दो अंग्रेजी शब्दों का आ रहा है। अगर कोई ऑप्शन इस पैटर्न का पालन नहीं करेगा तो आप लोग उसी को सही आंसर समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर तीसरे नंबर ऑप्शन पर चलते हैं।
वैकेंट एम्पैटी, दोस्तों वैकेंट का भी मतलब खाली होता है और एम्पैटी मतलब आप लोग जानते ही हैं कि एम्पैटी मतलब खाली अर्थात रिक्त होता है। इसका मतलब यह है कि 21 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सिंक का दोस्तों उल्टा होता है फ्लोट, ना कि एक ही अर्थ के लिए सिंक और फ्लोटे आते हैं। ठीक है, इसलिए सही ऑप्शन नंबर डी को ले लेंगे। अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आया हुआ है, आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को देखिए और आकृति को देखिए, मैं समझाता हूँ। देखिए, इस प्रश्न में बताया जा रहा है उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। दोस्तों एक टुकड़ा आपके सामने दिया हुआ है, कैसा, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से एक टुकड़ा दिया हुआ है। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में आने वाले जो आकृति है उन आकृतियों में से किस आकृति का यह टुकड़ा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी का, तो ऑप्शन नंबर डी का तो कोनो हालत में नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोस्तों किस रूप में है, इस रूप में है। ठीक ना, इस रूप में है। ये और ये दोनों मैच कर रहे हैं, बताइए नहीं कर रहे हैं, तो हमें ऑप्शन नंबर डी को लेकर नहीं चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों कोई तो इसमें अच्छी तरीके से यहाँ आकृति देवे नहीं किया है, सिंपल है, सिंपल है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से सिंपल है, ऐसे और फिर ऐसे, मतलब ऐसे है और फिर ऐसे है, लेकिन ऐसे नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो भी दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट नहीं होगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों इस तरीके से है, इस तरीके से ऐसे और फिर सीधा है ऐसे। ठीक है, मतलब इस तरीके से है लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही है। दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से ऑप्शन नंबर ए को देखें, मैं जूम कर कर आकृति आपके सामने लगा देता हूं, आप लोग देखिएगा ध्यान से। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इस तरीके से दोस्तों हो सकता है आकृति, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हो सकता है। नीचे से ऐसे लेंगे, फिर 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 ऐसे लेंगे, मतलब इससे यह मैच कर रहा है। देख सकते हैं ये जो आकृति है इससे मैच कर रहा है। तबे ना यहाँ पर फिर ऐसे लेंगे तो बॉक्स हो जा रहा है, फिर ऊपर से ऐसे मिला दिया गया है, फिर यहाँ से ऐसे मिलाकर बॉक्स बना दिया गया है। उसको थोड़ा सा नीचे से लिया गया है ना, यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना दिया गया है, ऐसे बॉक्स है। एक सेकेंड बताते हैं, एक यही होगा ना जी, सही से बनाते हैं दोस्तों। पहले ऐसे है, फिर ऐसे है, और फिर उसके बाद ऐसे है, और फिर उसके बाद ऐसे है, और फिर नीचे है, और फिर ऐसे है। ठीक है, और फिर ऐसे और फिर ऐसे, मतलब देखिए ये मैच कर रहा है ना, ये मैच आप लोगों के लिए दोस्तों कर रहा होगा ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। देखिए इस आकृति से यह आकृति मैच कर रहा है और इसी पर दोस्तों बनाया हुआ है इस तरीके से, ऐसे ऐसे, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे ऐसे करके और फिर ऐसे कर दिया गया है, और फिर ऐसे कर दिया गया है, और फिर ऐसे मिला दिया गया है। ठीक है, बुझा गया आप लोगों को। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर कि अगले नंबर प्रश्न में क्या बताया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगले नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है, यदि प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है प्लस, गुना का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है गुना, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। व्यंजक हमारे पास क्या है भैया, व्यंजक हमारे पास 18 भागा 6 माइनस 27 प्लस 3 गुना 12 है। ठीक है दोस्तों, अगर प्लस है तो हमें भाग में चेंज कर देना है, प्लस को भाग में चेंज कर देना है और माइनस को प्लस में चेंज कर देना है। उसके बाद गुना को माइनस में चेंज कर देना है।
फिर भाग को चेंज कर देना है गुना में। चलो भैया चेंज हो गया, मान निकालते हैं भैया। यहाँ पर 18, यहाँ पर 6, यहाँ पर हो जाएगा 27, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 12। बोडमस के नियम की सहायता से हम सोल्व करेंगे, ठीक है। 27 से 3 से कट जाएगा 9 बार में भैया, और यहाँ पर 18 को 6 से गुणा कर देंगे, 18 × 5 = 90, और 90 में 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108, ठीक है। 108 प्लस 3 × 27 माइनस 12, 9 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा भैया 108 माइनस 3, 9 3 12, 108 में से 3 जाएगा तो 105 बचेगा। यही दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों आगे के इस प्रश्न में बताया जा रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में आगे कौन सी संख्या आएगी, यही आप लोगों को बतानी है। दोस्तों संख्याओं की श्रृंखला में आने वाले जो संख्या हैं उन्हें क्रमानुसार यहाँ उतार लेते हैं। 3 है, 7 है, उसके बाद 16, 32, 57 है। 57 के बाद कौन सी संख्या आएगी इसी के बारे में आप लोगों को पता लगानी है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग संख्याओं के स्वरूप को समझेंगे, उसके बाद पैटर्न को दोस्तों बनाएंगे और उसी पैटर्न के आधार पर 57 के बाद की जो संख्या है उसका पता लगाएंगे, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो 7 है वो 3 के 2 गुने के निकट है, जो 16 है वो 7 के 2 गुने के निकट है, यहाँ पर जो 32 है वो 16 का 2 गुना ही है, बल्कि 16 के 2 गुने के निकट नहीं है। दोस्तों इस स्थिति में हम लोग 2 क्रमागत पदों के अंतर को लेकर चलेंगे। पहले हम 2 क्रमागत पदों के अंतर को देख लेते हैं कि ये संख्याएं किस पैटर्न के आधार पर व्यवस्थित हैं। दोस्तों अगर हम 7 में से 3 को घटाएं तो क्या बचेगा 4, अगर हम 16 में से 7 को घटाएं तो क्या बचेगा 9, अगर हम 32 में से 16 को घटाएं तो क्या बचेगा भैया 16, और इसी प्रकार से अगर हम 57 में से 32 को घटाएं तो क्या बचेगा 25। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 2 क्रमागत पदों के अंतर के कारण जो मान प्राप्त हुआ है ये सभी के सभी मान अपने वर्ग संख्या के रूप में उपस्थित हैं। जो 4 है यह 2 का वर्ग है, जो 9 है यह 3 का वर्ग है, और इसी प्रकार से जो 16 और 25 है ये 4 और 5 का वर्ग है। देखिए 25 किस स्थान पर है 1 2 3 4, ठीक है, चौथे स्थान पर है। चौथे स्थान पर हमारा कौन सा पद है 32। दोस्तों जब हम 32 में 25 को ऐड करेंगे ना तभी हमें 57 मिलेगा। हमें यहाँ पर छठा पद बताना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास केवल और केवल 4 ही पद है। छठे पद का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 5वां पद भी होना चाहिए, तभी ना हम 5वें पद को 5वें पद में जोड़कर छठा पद निकालेंगे। तो दोस्तों सिंपल है, जब यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, तो आगे 6 का स्क्वायर होगा। 6 4 के 36, 36 में 57 को ऐड कर देंगे। 6 दूनी 12, 13 का 3 हाथ से लगाएगा, 5 3 8 9, 93 आएगा। 93 ही 57 के बाद सही संख्या होगा। आप लोग ऑप्शन में दोस्तों देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न है वो आप लोगों के सामने आ चुका है। आप लोग दोस्तों ध्यान से इस प्रश्न में आए हुए आकृति को देखकर समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आकृति को समझिए पहले, तब आपको पता चल जाएगा कि चौथे नंबर में कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट आकृति है उसमें इस कोने पर चतुर्भुज है और इस कोने पर वृत्त है, यहाँ पर क्रॉस है, उसके बाद त्रिभुज है,
यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर स्टार है। दूसरे आकृति में देखते हैं, दूसरे आकृति में इस कोने पर वृत्त है, इस कोने पर चतुर्भुज है, इस कोने पर गुना है, यहाँ प्लस है और यहाँ त्रिभुज है और यहाँ पर स्टार है। अगले नंबर आकृति में आप लोग देख सकते हैं कि इस कोने पर वृत्त है, इस कोने पर चतुर्भुज है और इस कोने पर प्लस है और इस कोने पर गुना है और यहाँ ज्यों का त्यों है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि दूसरे नंबर फिगर में जो यहाँ पर वृत्त वाला जो आकृति है ना वो पहले आ चुका है और चतुर्भुज वाला जो आकृति है वो इसके बाद आ चुका है, ठीक है। लेकिन नीचे के जो दो ठो आकृति है क्षैतिज रूप में, इनमें कोई भी परिवर्तन इस आकृति में नहीं हुआ है। फिर तीसरे नंबर आकृति में ये वाला ज्यों का त्यों है, लेकिन ये बदल गए हैं, गुना के स्थान पर प्लस आ गया है और प्लस के स्थान पर गुना आ गया है। तो दोस्तों इस आकृति में क्या हो सकता है, सिंपल है, ये ज्यों का त्यों यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर ये ज्यों का त्यों यहाँ पर उतर जाएगा, लेकिन त्रिभुज के स्थान पर यहाँ पर स्टार आ जाएगा और स्टार के स्थान पर त्रिभुज आ जाएगा। यही आकृति इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। आप लोग ऑप्शन के माध्यम से मिला लीजिए कि किस ऑप्शन में यह आकृति मैच कर रहा है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यह मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है जी। ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। अगले नंबर प्रश्न में क्या बताया जा रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में अक्षरों का कौन सा समूह आगे आएगा। समझिएगा ध्यान से, बी डी जेड कोमा डी जी एक्स कोमा एफ जे भी कोमा एच एम टी कोमा जे पी आर, उसके बाद डॉट डॉट, ठीक है। आइए हम इन पदों के स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर बी है ना और यहाँ पर डी है ना, यहाँ पर एफ है ना, यहाँ पर एच है ना और यहाँ पर जे है ना। तो दोस्तों आप जानते हैं कि बी के बाद सी आता है और सी के बाद डी आता है। तो बी और डी के बीच जो एक लेटर सी है वो गायब है, गायब है ना, ठीक है। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि डी के बाद ई आता है और ई के बाद एफ आता है, लेकिन डी और एफ के बीच एक लेटर गायब है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तो ठीक है डी ई एफ है, फिर एफ है के बाद एच है, एफ के बाद जी आता है, जी के बाद एच आता है, लेकिन एफ और एच के बीच जो दोस्तों जी है वो गायब है, ठीक है। यहाँ पर एच और जे है, एच के बाद आई आता है, आई के बाद जे आता है, लेकिन एच और जे के बीच जो आई है वो दोस्तों गायब है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्रमानुसार जे के और एल, जे के बाद के आता है और के बाद एल आता है, लेकिन हम जे और एल के बीच के लेटर गायब कर देंगे तो हमें जे के बाद क्या मिलेगा, एल मिलेगा। तो भैया हमने यहाँ पर एल उतार लिया, ठीक है, एक लेटर का हमें पता चल गया। अब हम दूसरे लेटर पर विचार करते हैं। देखिए डी के बाद जी है ना दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ है, दो लेटर गायब है जी, ई और एफ है, दो लेटर गायब है। डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है, तब ना जी आता है। बताइए यहाँ पर जी के बाद क्या आएगा, जी के बाद एच, उसके बाद आई आएगा और आई के बाद जे आएगा, दो लेटर मिसिंग है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जे है ना, फिर यहाँ पर एम है, जे के बाद क्या आता है, जे के बाद के आता है, के बाद एल आता है, दो लेटर गायब है, उसके बाद एम आता है, दो लेटर मिसिंग है। यहाँ पर भी देख सकते हैं एम के बाद पी है, तो दोस्तों क्या हो सकता है एम एन ओ पी, एन ओ गायब है, एन ओ गायब है, तो हम पी को लिख सकते हैं क्रमानुसार पी क्यू
आर एस, क्योंकि 2 लेटर मिस है तो हम 2 लेटर डालकर यहां पर क्रमानुसार लिखेंगे पी क्यू आर एस। 2 लेटर हटा देंगे तो पी के बाद जो आने वाला लेटर होगा वो एस ही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट लेटर पर। यहां पर जेड है, यहां पर एक्स है, यहां पर भी है, यहां पर टी है, यहां पर आर है। देखिए दोस्तों, x के बाद y आता है, y के बाद z आता है। यहां पर देख सकते हैं v के बाद x है, v के बाद w आता है, w के बाद x आता है। यहां पर t के बाद v है, t के बाद दोस्तों आता है s और s के बाद आता है v। ठीक है, p q r s t u सॉरी मिस्टेक हो रहा है, p q r s t, t के बाद u आता है, u के बाद v आता है तो u मिस है। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं इसी प्रकार से, बताइए तो। देखिए r के पहले t है ना, तो दोस्तों r के बाद s आता है, s के बाद है ना t आता है। एक लेटर मिसिंग है, एक लेटर मिसिंग है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए सही क्रम कौन है, सही क्रम इधर से है, दाएं से बाएं ओर, ना कि बाएं से दाएं ओर। आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इधर से देखेंगे, इधर से दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू आर, तब ना एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों पी होगा, देखिए ऐसे लिखेंगे आर के बाद क्यू, क्यू के बाद पी, तो हमें आर और पी के बीच का जो लेटर क्यू है उसे गायब कर देंगे तो क्या बचेगा, पी बचेगा। दोस्तों जेपीआर के बाद का जो अगला पद होगा वो हो जाएगा एलएसपी। ऑप्शन में देखो है कि नहीं, बुझा गया होगा आप लोगों को, है एलएसपी। इसी तरीके से आप लोगों को पहचान करनी है, अगर नहीं करने आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही आप लोगों को सोल्व करना है। दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं भैया अगले नंबर प्रश्न पर। अगले नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है, यदि एक निश्चित कोड में ऑपरेशन को DWDATXPBJ लिखा जाता है और पेरेंट को WTADJX लिखा जाता है तो उस कोड में ऑरेंट को कैसे लिखा जाएगा, यही आप लोगों को बताना है। सबसे पहले हम ऑपरेशन लिखते हैं OPERATION। ठीक है, इसको कोडित किया गया है किस रूप में, डी, उसके बाद डब्लू, डब्लू के बाद डी, फिर ए और फिर टी, एक्स और उसके बाद है पी बी जे। सामने सामने क्या करेंगे, हम तीर का निशान दे देंगे ऐसे। चलिए भैया हमने दे दिया। आगे कौन है, पेरेंट, यहाँ पर लिखते हैं पेरेंट, PARENT। इसके सामने कौन होगा भैया, W, फिर T, फिर A, फिर D, फिर J और फिर X। सामने सामने दोस्तों कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसे समझने का प्रयास करते हैं, तभी जाकर हम ORIENT के बारे में बता सकते हैं, यानी कि ऑरेंट का जो सही शब्द कोड होगा उसके बारे में बता सकते हैं। दोस्तों देखिए पेरेंट में P है और ऑपरेशन में भी P है और P के लिए W ही आया हुआ है। तो दोस्तों अगर इस शब्द में कहीं पर P रहता तो हम W ही लिखते हैं, लेकिन नहीं है, नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर P के बाद A है, A के लिए T है, इसमें देखिए तो इसमें भी A के लिए T है। तो दोस्तों अगर इसमें A आया होगा तो हम A के लिए T ही लिखते हैं, लेकिन नहीं है। आगे कौन है, R, R के लिए A है, यहाँ पर भी R के लिए A है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर R के लिए A लिख देंगे। ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं, E के लिए D है, इसमें भी E के लिए D है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम E के लिए D ही लिख देंगे। ठीक है,
इसमें तो ओ नहीं है लेकिन इसमें ओ है, ओ के लिए बी आया हुआ है। कहने का मतलब यह हुआ कि हमने पैटर्न जान लिया। ए के लिए जो लेटर यहाँ पर आया हुआ है वही लेटर यहाँ पर भी ए के लिए आया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से ओ के लिए जो यहाँ पर लेटर आया होगा वही लेटर इस शब्द में आने वाले ओ के लिए भी आएगा। ओ के लिए आने वाला लेटर बी है तो यहाँ पर बी डाल देंगे। बी ए आई है कहीं पर पेरेंट में नहीं है, इसमें आई है तो आई के लिए पी यहां पर डाल देंगे भैया। उसके बाद एन के लिए जे, यहां पर भी एन के लिए जे है तो हम यहां पर एन के लिए जे उतार देंगे। टी के लिए एक्स है, यहां पर भी टी के लिए एक्स है तो हम इसमें भी टी के लिए एक्स डाल देंगे। हो गया कोडित। ऑरेंट के लिए जो कोडित शब्द है वो है BAPDJX। मिला लीजिए ऑप्शन से, इधर मिला लीजिए ऑप्शन से BAPDJX, यही हो जाएगा सही ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चलने का प्रयास करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों अगले नंबर प्रश्न में आपके सामने आकृति आया होगा, आकृति को देखकर समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न में बताया जा रहा है उस उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति से सन्निहित है। इससे निकलने वाला जो आकृति है वही आपको बतानी है इन चारों ऑप्शनों के माध्यम से। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में जो आप आकृति देख रहे हैं यह आकृति बिल्कुल भी प्रश्न में दिए गए आकृति से संबंधित नहीं है ही नहीं, देख सकते हैं आप लोग खुद देख सकते हैं, नहीं है। जो ऑप्शन नंबर बी में आप आकृति देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों यह भी आकृति प्रश्न में दिए गए आकृति से संबंधित नहीं है, इसे भी नहीं लेंगे। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में ऐसे है ना, ऐसे है, ठीक है, और उसके बाद ऐसे है और फिर ऐसे है, ऐसे है, इसमें मिल रहा है। चौथा तो होगा ही नहीं, देख सकते हैं, चौथा कोनो हालत में नहीं हो सकता है। सी ये दोस्तों सही है, लेकिन कैसे है मैं बताता हूँ। यहाँ पर इस रूप में दोस्तों फिगर आपके सामने है ना, फिगर ऐसे सामने है ना आपके सामने, इस रूप में है, इस रूप में, ठीक है, इस रूप में है और फिर इस रूप में है। फिर यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, फिर यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे और यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, ऐसा आकृति ढूंढना है दोस्तों। देखिएगा तो ऐसे हो सकता है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और इसको हम यहाँ तक बढ़ाएंगे, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, और फिर ये वाला उठा देंगे और मिलाइए, इससे मिला सकते हैं, है ना इस रूप में, बताइए है ना इस रूप में। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वही इस प्रश्न के लिए, इस आकृति के लिए राइट आंसर हो जाएगा, मैंने आप लोगों को बता दिया है। दोस्तों अगले नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है दिए गए विकल्पों में से वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। दोस्तों हमारे पास है बियाना, यूरोप, न्यूजीलैंड। मैं आप सभी को बता दूं कि जो बियाना है वो यूरोप देश के अंतर्गत ही आता है, लेकिन जो न्यूजीलैंड देश है वो बिल्कुल भी यूरोप के अंतर्गत नहीं आता। दोस्तों मानकर चलते हैं कि हमारे पास जो देश है, नहीं चल रहा है मार्कर, दोस्तों कोई और मार्कर ले लेते हैं। मानकर चलते हैं कि हमारे पास जो महादेश है वो है यूरोप, है ये यूरोप महादेश है, ठीक है, है यूरोप महादेश है, और इसी महादेश में शामिल है कौन सा देश, तो बियाना। लेकिन इस महादेश में शामिल नहीं है कौन सा देश, तो न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड को हम बाहर कर देंगे, ठीक है, इस महादेश से बाहर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूजीलैंड। आप लोग देखिए तो किस ऑप्शन से यह मैच कर रहा है, बेन आरेख, ऐसा ही बेन आरेख होना चाहिए।
दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। यहाँ पर अगले नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है, कागज के एक गोलाकार टुकड़े को नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, प्रकट होने पर यह कैसा दिखाई देगा। एक कागज है, उसको पहले दोस्तों इस तरीके से वृत्ताकार रूप से काटा गया है, ठीक है। फिर यहाँ से मोड़ा गया है और यहाँ से मोड़कर फिर इसको इस तरीके से निरूपित कर दिया गया है। मतलब हाई मेरा स्पेस है, हाई एक कागज है और कागज को इस तरीके से मोड़ दिया गया है और इस तरीके से मोड़कर यहाँ पर कटा दिया गया है। देखिए यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं हम, ऐसे वृत्ताकार कर देंगे और यहाँ पर ऐसे और फिर ऐसे, और हेजे काट दिया है, यहाँ पर काटा है तो छेद हो गया है, तो हम यहाँ पर छेद बना देंगे। छेद यानी कि होल, गोल, ठीक है। इसको खोलिएगा ना, तो खोलने पर जो स्वरूप होगा वो दोस्तों इस प्रकार से होगा, क्योंकि 4 बराबर भागों में मोड़ा है। पहले एक भाग, पहला भाग, दूसरा भाग, फिर तीसरा भाग, फिर चौथा भाग। देख सकते हैं फिगर के माध्यम से, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, 4 भाग में मोड़कर यहाँ पर एक होल काटा है। इसलिए जो होल होगा वो चारों भाग पर ही आ जाएगा, चारों भाग पर ही क्या होगा, आ जाएगा। ऐसा ही आकृति क्या होगा, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा, यानी कि कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर बी मत मार दीजिएगा दोस्तों। ये जानते हैं किस तरीके से है ऑप्शन नंबर बी में, ऐसे ऐसे और ऐसे है, तो ऐसे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी के जैसा होगा। ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बुझा गया ना कैसे कैसे काम इसमें किया गया है, जिसके कारण हमें सही आंसर ऑप्शन नंबर सी की प्राप्ति हुई है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं कि 4 ठो में से 3 ठो आकृति आपके सामने है और आपको बताना है कि चौथी आकृति कैसी होगी। यहाँ पर हम मिटाते हैं, समझिए तो देखते हैं कौन कौन बताते हैं। पता चल गया चौथी आकृति कौन सी होगी, बताइए दोस्तों। पहले एक वृत्त बनाया गया है और उसके नीचे एक स्पर्श रेखा, फिर दूसरे खंड में एक वृत्त बनाकर नीचे स्पर्श रेखा दिया गया है और उसके बाद एक यहाँ पर व्यास बना दिया गया है। फिर तीसरे खंड में जो आप ये आकृति देख रहे हैं, ऐसा ही आकृति ज्यों का त्यों यहाँ पर आएगा, ठीक ना। देखिए वृत्त में पहले एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, स्पर्श रेखा खींचकर एक व्यास को खींचा गया है। तो दोस्तों हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम ऊपर भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जो कि फिगर में है। ऊपर भी एक स्पर्श रेखा फिगर में खींचा गया है। तो उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद एक और व्यास तिरछे रूप से खींचा सकता है। तो हमारा जो चौथी आकृति होगा वो इसी रूप में होगा जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से ही यह आकृति मैच कर रही है। तो आप लोग इस ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो में बताए गए रीजनिंग से संबंधित कुल जितने सारे प्रश्न हैं वो सारे के सारे आप लोगों को समझ में आए हैं, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर यह वीडियो आप लोगों को खूब अच्छा लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।